नमस्कार। आप कैसे हैं? पहले क्लास पढ़ाई थी इतिहास की, क्लास 6 की। उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी तो हटा दी थी। तो आज दोबारा उसको स्टार्ट करते हैं और आशा करते हैं कि वो प्रॉब्लम इसमें ना आए। तो सबसे पहले एनसीईआरटी की सीरीज हमने स्टार्ट की थी कि एनसीईआरटी बच्चों को पढ़ाई जाए। एनसीईआरटी चाहे स्कूल के बच्चे के लिए, कॉलेज के बच्चे के लिए, यूनिवर्सिटी के बच्चे के लिए या कंपटीशन में तैयारी करने वाले बच्चों के लिए, सबके लिए इक्वल बराबर है। काफ़ी अच्छी नॉलेज का सोर्स होता है अगर उसको ढंग से पढ़ा जाए तो। पढ़ तो आप घर पर भी सकते हैं, अगर कोई अच्छे से समझा दे तो वो थोड़ी आसान हो जाती है और जल्दी हो जाती है। नहीं तो आप खुद भी कर सकते हैं, उसमें कोई इशू है नहीं। तो आज स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी क्लास 6 से। हिस्ट्री की एनसीईआरटी है जो कि आपको यूपीएससी हो या कोई और एग्ज़ाम हो, उसमें हर एक जगह काम आएगी आपको। तो पहला चैप्टर है क्या, कब, कहाँ और कैसे। चैप्टर का नाम है क्या। कोई भी चीज़ होती है क्या है, हम कहते हैं कब आई, कहाँ है, कैसे आई। तो हिस्ट्री में भी आप देखेंगे कि फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को कहा जाता है। तो हेरोडोटस ने सबसे पहले इतिहास को लिखना शुरू किया। तो इतिहास को लिखने के क्रम में उन्होंने सबसे पहले तथ्यों को लिखना शुरू किया और उनके अनुसार जो तथ्य थे वही इतिहास था। तथ्य मतलब फैक्ट इंग्लिश में कहते हैं, और फैक्ट या तथ्य को जैसे हम कहें कि भारत हमारा देश है, जिसका दूसरा नाम इंडिया भी है, हिंदुस्तान भी है, तो ये एक फैक्ट है। तो तथ्य मतलब समझ गए कि जैसे किसी का नाम हिमालय, तो हिमालय एक जगह है, पर्वत स्थान है, पर्वतमाला है, तो वो जो पर्वतमाला है वो तथ्य है हमारा। अब उसकी जो विशेषताएं हैं वो अलग हैं, बट तथ्य क्या है कि हिमालय है। तो सबसे पहले हमने देखा कि भाई इतिहास जो है तथ्यों का अध्ययन है, परंतु धीरे धीरे इतिहास लेखन जब विकसित हुआ तो केवल तथ्यों का आपका अध्ययन नहीं हुआ। इसका एक उद्देश्य ये भी रहा कि ये मानव समझ की विस्तार कैसे हो। इतिहास का एक उद्देश्य ये भी रहा बाद में कि मानव समझ का विस्तार कैसे हो। उसके साथ साथ इतिहास क्या है, कुछ लोगों ने कहा इतिहास वही जो इतिहासकार बताए, परंतु इतिहासकार तो चीज़ों को अपनी दृष्टि से बताता है, अपने पूर्वाग्रहों से ग्रस्त होकर बताता है। तो इतिहास वो तो नहीं सही कि वो इतिहासकार जो बता दी वही इतिहास है, वही हम सत्य मान लें। कंपैरिजन करके हम अगर दो चार चीज़ों को देखते हैं कि जो इतिहासकार लिखता है वो क्या है, पुरातात्विक सामग्री है वो क्या है, तो अगर मिलान करके देखें, कंपैरिजन करके देखें, तो इतिहास की समझ हमारी थोड़ी सी विकसित हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि इतिहास जो है आपका जो अतीत है उसके आधार पर हम उनके अनुभवों से हम सीखते हैं, और इसी आधार पर एक इतिहासकार ने कहा है कि इतिहास की सबसे बड़ी सीख ये है कि हमने इतिहास से कुछ भी नहीं सीखा। बात भी सही है, इतिहास में युद्ध हुए और हमें सीख लेनी चाहिए थी कि युद्ध नहीं करने चाहिए, परंतु फिर युद्ध हुए। प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय हुआ, फिर आज भी देख रहे हैं कि आज वर्तमान समय में आपका रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। कि बात तो सही कही है हीगल साहब ने कि इतिहास की सबसे बड़ी सीख ये है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। युद्ध हुए, युद्ध से सीख लेनी थी, बट वो सीख ली थोड़े समय के लिए, भूल गए हम, फिर युद्ध में आ गए, और आज वर्तमान समय में भी युद्ध हो रहा है। तो ये तो हम इतिहास के बारे में बातचीत कर रहे थे। आप देखते हैं कि इतिहास को अगर हम भारतीय दृष्टिकोण से देखेंगे तो हम इतिहास को तीन चीज़ें हम जानेंगे। मतलब इतिहास में पहले ही देखेंगे कि अगर हम देखें इतिहास को भारत में तीन दृष्टिकोण से देखा गया, तीन विभाजन हुए इतिहास के। पहला हुआ प्रागैतिहासिक यानी कि प्री हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री यानी कि प्रागैतिहासिक, प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री ये ऐसा इतिहास जिसमें मनुष्य लेखन कला के बारे में अनजान था, अज्ञात था, उसको लेखन कला का ज्ञान नहीं था, यानी कि लिपि नहीं थी, और लिपि नहीं थी तो आपका लेखन कला भी नहीं थी। तो मनुष्य जो है आपका लेखन का बारे में जानता नहीं था, तो नहीं जानता था तो नेचुरल सी बात है कि वो इतिहास लिखा कैसे जाएगा। परंतु हम इतिहास को पढ़ते भी हैं प्री हिस्ट्री, तो फिर पढ़ते कैसे हैं, तो वो पूरा तात्विक सामग्रियां हैं,
वो जो पाषाण उपकरण हैं, वो जो हड्डियों के उपकरण हैं, तो मानव के जो अवशेष हैं, उनके आधार पर हम जो है आपका इतिहास को पढ़ते हैं, यानी कि पुरातात्विक सामग्री के आधार पर। यहाँ पर साहित्यिक सामग्री बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं, पाषाण मीन्स 3 विभाजन आप कर सकते हैं कि पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। तो जो पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं तो हम प्रस्तर युग के बारे में पढ़ते हैं कि पत्थर का युग था, औजार पत्थर के होते थे, मानव शिकार जो है आपका पत्थर के सहारे करता था, वस्त्र जो सीलता होगा या जो भी आपका खाल सीलता होगा वो पत्थर के सहारे सीलता होगा। तो पत्थर उसका मुख्य अस्त्र शस्त्र था, हर जगह उसको यूज करता था। आगे चल के देखते हैं तो आपको प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। प्री हिस्ट्री के बाद आप देखेंगे प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री मतलब आदि इतिहास। आदि इतिहास सिंपल सी बात है, लिपि है, कोई इशू नहीं, लिपि है, बट दिक्कत क्या है, लिपि होने के बावजूद भी पढ़ी नहीं गई है। यानी कि लेखन शैली से ज्ञात हैं, वो जानकार हैं लेखन शैली के, लिखते हैं, एक लिपि भी है, परंतु हमें नहीं पता कि वो लिखा क्या है। प्रयास किए गए हैं इसके बारे में, परंतु प्रयास कामयाब नहीं हुए। तो यहाँ भी हम डिपेंड हैं पूरी तरह से पुरातात्विक सामग्री के बारे में। जैसे हम हड़प्पा सभ्यता को कहते हैं कि इसकी लिपि है परंतु पढ़ी नहीं गई है, तो इसलिए हम जब भी उसको पढ़ते हैं या लिखते हैं तो ऐसा हुआ होगा, हम नहीं कह सकते कि ऐसा ही हुआ है या ऐसा ही हुआ था, ऐसा कभी नहीं कहते, ऐसा हुआ होगा, शायद। हम मे का यूज करते हैं तो शायद का प्रयोग करते हैं, मे का प्रयोग करते हैं, ऐसा हुआ होगा का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब क्या है कि लिपि है, पढ़ नहीं पाए हैं, उस पर भी हम ज़्यादातर पुरातात्विक सामग्री जो है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे हाल फिलहाल में राखी गढ़ी पर रिसर्च हो रहा है ह्यूमन स्केलेटन पर, वहाँ सोने के आभूषण मिले हैं। तो पुरातात्विक सामग्री, इसमें हम देखेंगे आदि इतिहास में हमारा एक मैंने बताया हड़प्पन सभ्यता, सिंधु सिविलाइजेशन, और दूसरा आपको वैदिक संस्कृति, वैदिक कल्चर। तो दो आपका चीज़ें हैं, आपका दो जो आपका भाग हैं हमारे इतिहास के, 2 पार्ट हैं, उसको हम प्रोटो हिस्ट्री में कहते हैं, जिसकी लिपि है, पढ़ी नहीं गई है। और तीसरा जो है आपका, जिसको हम कहते हैं इतिहास, तीसरा हम आपको कहें तो इसको कहेंगे हम हिस्ट्री। तो हिस्ट्री का मतलब लिपि है, और लिपि को हम पढ़ भी चुके हैं, यानी कि लिखित साक्ष्य मौजूद हैं। तो दोनों चीजें हैं, लिपि भी है और उसको हम पढ़ भी चुके हैं। तो ये इतिहास का क्रम कब से स्टार्ट होता है भारत में? 6th सेंचुरी BC, ये जब महात्मा बुद्ध का काल माना जा सकता है, और उसी समय से 6th सेंचुरी BC से हिस्ट्री की स्टार्ट होती है हमारे यहाँ, लिखित इतिहास की। तो ये 3 चीजें हुई। इतिहास विभाजन, जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो उसको ध्यान रखना हमें कि हम इनको किस दृष्टि से देखें। अब हम देखते हैं कि जो हमारा पहला चैप्टर है हिस्ट्री में, कब, क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो अभी भी मैंने बताया था कि इतिहास जो है आपका, कोई भी घटना होती है इतिहास में तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। क्या थी वो, कब हुई, कहाँ हुई और उसका कारण क्या था। बिना कारण के कोई चीज नहीं होती, तो उसका कारण क्या है। अब हम इसी को देखें तो कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के, यानी कि इस नदी का मतलब है नर्मदा नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट भी करते थे। तो सबसे पहले हमें कई लाख वर्ष पहले नर्मदा नदी के बारे में बताया गया है कि इसके आसपास के जो लोग रहते थे वो कुशल संग्राहक थे। संग्राहक मतलब आप समझ सकते हो कि वो खेती करते होंगे, किसी चीज़ का संग्रह करते होंगे।
तो संग्रह किस प्रकार कर सकते हैं, या तो वो जमीन के नीचे कर सकते हैं या जमीन के ऊपर। जमीन के नीचे करेंगे तो गड्ढे खोद करके, जैसे आपका बुर्ज होम में जाके देखिए नवपाषाण काल में, और अगर जमीन के ऊपर करेंगे तो मकान बना करके। तो यानी कि कुछ हम संग्रह की बातचीत कर रहे हैं, तो खेती की जानकारी होगी वहां पर। और दूसरा हम कह रहे हैं कि वहां शिकार पर डिपेंड थे, आरंभिक अवस्था है वो, तो शिकार भी करते होंगे। तो एक तो ये चीज हुई आरंभिक मनुष्य के बारे में। दूसरा हम देखेंगे कि उत्तर पश्चिम की जो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां हैं, तो उसको जरा आप देखेंगे मैप में। अगर आप जाके देखें तो सुलेमान और किरथर, तो सुलेमान और किरथर की जो पहाड़ियां हैं वो पश्चिम भाग में है भारत के। आज तो ये पाकिस्तान में है, हमारी तरफ में नहीं है। पश्चिम भाग है, काबुल नदी के आसपास का क्षेत्र है, पाकिस्तान अफगानिस्तान की तरफ में। तो सुलेमान और किरथर ये जो भाग हैं, तो सुलेमान और किरथर के बारे में बातचीत हो रही है कि यहाँ आपका क्या था, बाद में बताएंगे। पर आप देखिए कि इसकी लोकेशन पहले देख लीजिए, भूगोल भी जरूरी है आपका इतिहास में। तो ये सुलेमान और किरथर हैं पश्चिम भाग में। उसके साथ साथ आप देखेंगे कि सुलेमान किरथर के बारे में क्या, आपके बारे में क्या बताया जा रहा है। पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियां, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां, ये मैंने बताया आपको पश्चिम भाग में है। यहाँ कुछ ऐसे स्थान जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। तो समझिए कि सुलेमान और किरथर पश्चिम भाग में है और मेहरगढ़ भी पश्चिम में ही है। भूगोल देख के आपको समझ में आ गया कि सबसे पहले जो आरंभिक खेती है भारतीय उपमहाद्वीप में वो गेहूं और जौ की हुई होगी। और दूसरी बात है कि भूगोल से समझ में आया किस तरफ, पश्चिम भारत में, पश्चिम क्षेत्र में भारत के, और पश्चिम क्षेत्र में मेहरगढ़ में। कब? 8000 BC। तो 8000 वर्ष पूर्व गेहूं जौ की खेती हुई। तो गेहूं जौ की खेती होगी तो नेचुरल सी बात है पशुपालन अपने साथ आ जाएगा, पशु पालतू बनाने शुरू कर दिए जाएंगे। पशुओं का इस्तेमाल आरंभिक समय में किस तौर पर हो सकता है? भोजन के तौर पर, भोजन भी देंगे वो, दूध भी देंगे, और खेती के साथ वो जुड़े भी रहेंगे, खेती में भी काम आएंगे। तो ये पश्चिम भारत में। दूसरी तरफ है उत्तर पूर्व भारत में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियां। अभी मैंने नर्मदा की बातचीत की थी, तो नर्मदा वहीं है विंध्य के आसपास। तो विंध्य की पहाड़ियां उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियों में आपका क्या था, खेती का विकास हुआ। यहां पर क्या उपजाया गया? सबसे पहले चावल। जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया वो विंध्य के उत्तर में स्थित थे स्थान। तो पहले देखिए कि एक क्षेत्र पश्चिम सुलेमान किरथर यानी कि मेहरगढ़, दूसरा क्षेत्र आपका उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व में गारो की पहाड़ियां, गारो खासी जयंतिया, जो कि आपका मानसून में बहुत बड़ी सहायक है, हिमालय के आपका विस्तार है, छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। तो ये जो क्षेत्र हैं यहां पर पहला भाग पश्चिम, फिर उत्तर पूर्व गारो, और फिर मध्य भारत। तो ये तीन ऐसे स्थान हैं जहां पर आपका खेती का विकास हुआ। खेती का विकास हुआ तो हमारे माइंड में यह आता है कि चलो पश्चिम में हुआ होगा, मध्य भारत में हुआ होगा, गारो खासी जयंती की तरफ हमारा ध्यान जाता ही नहीं, इसलिए वह प्रश्न में डाल देगा और हम वहां से मिस कर जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है, ये तीन क्षेत्र थे जहां पे खेती का विकास आरंभ हुआ था। इसको एक बार आप जरा मैप में देख लीजिए कि ये कौन से क्षेत्र हैं, कहाँ कहाँ है। सबसे पहले उत्तर पश्चिम बता दिया था आपको, किरथर और सुलेमान। दूसरा आप जरा देखेंगे ये भाग है आपका गारो की पहाड़ियां, यहां पर खेती। और तीसरा जो है विंध्य पहाड़ियां, नर्मदा ये नदी है इस क्षेत्र में, सतपुड़ा है। ये क्षेत्र जो है आपका मध्य भारत, इसके ऊपर उत्तर
और इसके नीचे दक्षिण भारत। तो विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में चावल का आपका आरंभ कोल्डिवा यानी कि उत्तर प्रदेश में। बहुत सिंपल सा आंसर था कि किस तरफ हुआ होगा, उत्तर में। तो उत्तर में कोल्डिवा किस जगह, उत्तर प्रदेश में। अब हम आगे चलेंगे। अब है सहायक नदियों के बारे में बातें कि सहायक नदियां कौन सी होती हैं और किस नदी की सहायक नदी की बातचीत हो रही है। तो सबसे पहले आपके मैप में नजर आ रहा है सिंधु नदी तंत्र। तो ये सहायक नदियां किसकी हैं? नेचुरल सी बात है कि ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी की सहायक नदियों से हमें माइंड में एक चीज आती है कि पंजाब का क्षेत्र, चाहे भारतीय पंजाब हो चाहे पाकिस्तानी पंजाब हो, तो उस क्षेत्र की बातचीत हो रही है। तो सहायक नदियां होती कौन सी हैं? एक बड़ी नदी है और उसके अंदर उसकी छोटी छोटी सहायक नदियां उसमें मिल जाती हैं। एक मुख्य नदी में कई छोटी छोटी जब नदियां मिल जाती हैं तो उसको उसको ट्रिब्यूटरी बोलते हैं, उसकी मेन रिवर की। तो ये मेन रिवर कौन सी है? सिंधु नदी। सिंधु नदी की ये छोटी छोटी नदियां हैं। तो ये पंजाब और पाकिस्तान वाला जो भाग है उसमें ये उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। यहाँ लगभग 4700 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर फले फूले। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम नगरीकरण कहाँ हुआ, तो आपके माइंड में सीधा आंसर आना चाहिए कि सिंधु नदी के तटीय भागों में। तो सिंधु नदी के तटीय भागों में कौन सी सभ्यता विकसित हुई? सिंधु नदी से सिंधु सभ्यता, या दूसरा नाम जानिए आप हड़प्पा सभ्यता, या उसका अगला नाम जानिए घग्गर हक्कर सभ्यता क्योंकि उस क्षेत्र में थी ये ज्यादातर, या फिर उसका कांस्य सभ्यता। कांस्य मतलब उसकी तकनीक के आधार पर, या अगला नाम जानिए आप सरस्वती सभ्यता। सरस्वती क्षेत्र उसका पवित्र नदी के कारण। तो इनके कई नाम थे। तो ये सभ्यता यहाँ पर विकसित हुई। गंगा व इसकी सहायक नदियाँ और नदियों के साथ साथ समुद्री तटवर्ती इलाके, यानी कि ये आपका समुद्र है हमारा और ये हमारा दक्षिण भारत का मैप है। तो ये जो समुद्री तटवर्ती इलाके हैं और गंगा के जो सहायक नदियां हैं या उसका जो क्षेत्र है, गंगा यमुना, जैसे आप उत्तर प्रदेश कह सकते हैं, बिहार कह सकते हैं। तो यहां पर आपका द्वितीय नगरीकरण हुआ 2500 साल पहले। प्रश्न आया भी है यूपीएससी में कि द्वितीय नगरीकरण का क्षेत्र कौन सा था। तो वो क्षेत्र था आपका, मैंने बताया, गंगा यमुना उसकी सहायक नदियां, यानी कि उत्तर प्रदेश बिहार, जैसे हम कहेंगे मगध साम्राज्य, और महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए आपका उसके जो प्रमुख नगर थे वो, जैसे सारनाथ, गया, ये प्रमुख जो उनके नगर थे, लुम्बिनी, ये जो प्रमुख नगर थे उनको क्या कहा गया कि यहाँ दोबारा से नगरीकरण आरंभ हुआ। तो पहले नगरीकरण और दूसरे नगरीकरण के बीच में क्या आ गई स्थिति की, नगरीकरण का पतन हो गया। तो आप उसको जब हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे तो हड़प्पा सभ्यता का जब आप पतन पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि सभ्यता का पतन हो गया, सभ्यता के जो उच्च प्रतिमान थे जैसे नगर, उसके विकास के जो उच्च प्रतिमान है, तो उनका आपका पतन हुआ होगा। वहां पर जो विकास पहले जितना ज्यादा था वो कम हुआ होगा, तो नगरों का जो महत्व है वो घट गया होगा। सभ्यताओं का पतन नहीं होता, तो घट गया होगा उनका महत्व। तो इसलिए हम देखते हैं कि दोबारा से नगरीकरण आया। और वो नगरीकरण कब आया? जब लोहे की खोज हुई, और लोहे की खोज से क्या हुआ, हल के फाल आए, खेती की जाने लगी, जंगलों को काटा जाने लगा। तो द्वितीय नगरीकरण का काल हुआ। और उस नगरीकरण को सपोर्ट किसने किया? आपका धर्म ने, बौद्ध धर्म ने, जैन धर्म ने, या चारवाक ने, उनने इसको सपोर्ट किया। मतलब तो धर्म का भी एक बड़ा रोल होता है सभ्यता के विकास में। मतलब जैसा आपको पता चला कि प्रथम नगरीकरण और द्वितीय नगरीकरण में धर्म की क्या भूमिका रही होगी, किस तरह से धर्म ने उसको सपोर्ट किया होगा। और वो नगरीकरण आया कहाँ, ये क्लियर हुआ। द्वितीय नगरीकरण पढ़ते हैं तो मैक्सिमम माइंड में यही रहता है कि भाई ये नगरीकरण जो है आपका किन क्षेत्रों में आया होगा, गंगा के क्षेत्र में। परंतु समुद्री तटवर्ती क्षेत्रों में भी ध्यान रखिएगा कि नगरों का विकास हुआ है। अभी मैंने आपको बताया था कि गंगा के दक्षिण में जो क्षेत्र हैं, जैसे मगध यानी कि वर्तमान में बिहार,
नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। अभी हम बता रहे थे कि नगरीकरण आया होगा, तो उसमें मगध का रोल क्या था? मगध का रोल ये था कि मगध में कोयला लोहा, और लोहे से क्या हुआ, पेड़ों की सफाई, जंगलों की सफाई, खेती, और खेती से उत्पादन ज़्यादा हुआ, और ज़्यादा उत्पादन अपना खाने पीने के बाद जो बचा उसको बेचना शुरू किया, और जब बेचना शुरू किया तो मंडी आई मंडी आई तो छोटे छोटे आपका कस्बे डेवलप होने लगे और एक नगरीकरण की धारा विकसित हुई। और उस नगरीकरण की धारा को विकसित करने में मगध जैसा जो विशाल आपका राज्य था, जो बाद में मौर्य साम्राज्य के तौर पर तब्दील हुआ, उसने बड़ी हेल्प की। अगर छोटे छोटे नगर होंगे, छोटे छोटे आपका राज्य होंगे, तो क्या होगा, यहां भी कर, यहां भी कर, यहां भी कर, यहां भी कर, और यह राज्य आपस में लड़ेंगे भी। और व्यापार के लिए क्या जरूरी है? शांति, स्थिरता और एक मजबूत राजतंत्र जो उनकी सुरक्षा कर सके। तो मगध ने क्या किया? इनका अधिग्रहण कर लिया। जब मगध ने इनका अधिग्रहण किया तो क्या हुआ? एक बड़ा राज्य जो है आपका उभर करके आता है। तो बड़ा राज्य कौन सा उभर करके आया? मगध। जब बड़ा राज्य उभर करके आता है, एक ही रह गया, पहले 4 थे, अब एक ही रहा। तो मैंने बताया आपको, कर भी एक ही जगह लगेगा, आगमन पर, प्रस्थान पर, आयात निर्यात जिसको कहेंगे, व्यापारिक सुरक्षा भी हो गई, क्षेत्र भी बड़ा हो गया, और एक शासक के अधीन आ गए। और वो कौन था? मगध। शक्तिशाली शासक थे। हालांकि उसके समय में और भी, जैसे हम कहते हैं कि अंगुत्तर निकाय में आपका 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है, और उसमें से एक ही आपका जनपद ऐसा था जो कहाँ था? दक्षिण भाग में। और बाद में धीरे धीरे आपका ये 4 रह गए, और 4 जब महाजनपद रहे तो उनमें से सबसे शक्तिशाली कौन बचा रहा? मगध। उसके अन्य कारण थे, जब आगे आएंगे तो पढ़ेंगे उसको। तो मगध बचा रहा, और मगध के कारण ही आपका ये जो नगरीकरण की धारा थी वो तेज हुई होगी। क्लियर? तो आगे हम देखते हैं नगरीकरण कैसे विकसित हुआ, ये आपको समझ में आ गया। ये गंगा नदी का तंत्र है। इस नदी को तंत्र को देखिए, और इसके भाग में जब हम यूपी बिहार की तरफ आते हैं तो उस क्षेत्र को देखिए कि यहाँ नगरीकरण विकसित हुआ। उसमें कुछ भौगोलिक कारक थे, और उस भौगोलिक कारकों के साथ साथ में आपका शासकों का योगदान था। अब दूसरी बात है कि यहाँ है कि लोगों ने उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। तो यात्रा करने का क्या माध्यम रहा होगा? बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी या पैदल, क्योंकि इस समय जो तकनीक है वैसी तकनीक तो उस समय नहीं रही होगी। तो यात्रा की। कभी के हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी, फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। तो यात्रा किन क्षेत्रों में की है? भौगोलिक क्षेत्रों में। उन भौगोलिक क्षेत्रों में हिमालय है, पर्वत हैं, पहाड़ हैं, जैसे गारो, आपका विंध्य, सतपुड़ा अभी वर्णन किया था। उसके साथ साथ नदियां हैं, जैसे सिंधु, गंगा अभी आपको बताया था। उसके साथ साथ समुद्र, जैसे नगरीकरण उभर करके आया था दक्षिण भारत में, तो ये समुद्र क्षेत्र, तटीय भाग हो गए। तो ये जो चीजें थी ये बड़ी जोखिम भरी थी। अब जोखिम भरी है तो नेचुरल सी बात है कि यात्रा हो रही है तो समूह जो होंगे या लोगों के आने के, किसी भी क्षेत्र में प्रवेश करने के, वो बड़े समूह नहीं होंगे, वो कम करके आए होंगे, मतलब थोड़े थोड़े लोग आए होंगे। अब इससे एक चीज क्लियर होती है। इससे क्लियर ये होता है कि भी जब हम आगे वैदिक संस्कृति पढ़ेंगे और उसमें पाश्चात्य विचारकों द्वारा, इतिहासकारों द्वारा एक चीज बताई गई है कि भारत पर आर्य आक्रमण हुआ होगा, और वो उसके मोहनजोदड़ो वगैरह में हड्डियों के प्रमाण भी देते हैं, नरकंकालों के। परंतु इन प्राकृतिक बाधाओं के बाद इतनी बड़ी संख्या में लोगों का एक साथ आना, यह असंभव लगता है। और असंभव लगता है तो नेचुरल सी बात है कि आर्यों के आक्रमण की जो परिकल्पना है वो भी बहुत
प्रबल नजर नहीं आती। तो इन बाधाओं से यह क्लियर हुआ कि भाई आर्यों ने शायद आक्रमण ना किया हो, और आए भी होंगे तो लोग बाहर से थोड़ी थोड़ी संख्या में आए होंगे, और वो यहीं इसी संस्कृति में आकर के रच बस गए होंगे, वो चाहे कोई भी हो। भारतीय संस्कृति की विशेषता भी है, जो यहाँ आता है वो यहीं का होके रह जाता है अंग्रेजों को छोड़ के। और अंग्रेज इसलिए हमसे बचे रह गए कि उनकी जो कोठियां होती थी, व्यापारिक कोठियां, वो हमसे दूर होती थी। उसका एक कारण था कि कहीं हम उनकी संस्कृति में रच बस ना जाएं, और दूसरा कारण था हाइजीन, स्वास्थ्य, कि भाई हम डिफरेंट टाइप के लोग हैं, डिफरेंट टाइप के लोग हैं, कि कहीं कोई बीमारियां इनमें आती हो तो हमें ना आ जाएं, तो वो दूर रहे हमसे। तो आपका देखिए कि स्थानों के कारण क्या क्या हुआ। दूसरा कारण क्या है, कभी कभी सेना एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर जाती होंगी। सेना का तो अर्थ समझ ही रहे हो, युद्ध करने के लिए। जैसे मैंने अभी बताया कि पहले 16 थे, फिर 4 रहे महाजनपद, और फिर महाजनपद 4 से एक मौर्य साम्राज्य के तौर पर तब्दील हो गए मगध से। कभी कभी व्यापारी जाते थे, व्यापारी काफिलों में जाएंगे, जहाज में जाएंगे। उसका उद्देश्य क्या है काफिले में जाने का? सुरक्षा। बाद में आप देखेंगे कि पुर्तगालियों का कार्ड्स आर्मेडा काफिला प्रणाली आपका वो सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से था। तो व्यापारी क्या करेगा? व्यापार करेगा। धार्मिक जो लोग थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाते थे। तो इससे क्या हुआ, एक तो नए नए स्थानों की खोज हो गई, और दूसरा, अगर आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हो, पहला तो भौगोलिक एकीकरण हो रहा है, और जब धार्मिक लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे तो इससे सांस्कृतिक एकीकरण भी हो रहा है। जो धारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगी, जैसे हम शंकराचार्य जी का उदाहरण लेते हैं कि उसने चारों तरफ भारत को नाप दिया, यानी कि चारों कोनों में 4 मठ स्थापित किए, तो इसका मतलब वो गए होंगे भारत में। अगर वो पूरे भारत में घूमे, कश्मीर से कन्याकुमारी, और आपका इधर द्वारका की तरफ, पुरी की तरफ, तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों कोनों में घूमे, चारों कोनों में 4 मठ स्थापित किए, तो वो सांस्कृतिक एकीकरण हुआ। और आज भी वो एकीकरण आप देखते हैं कि जो धर्म है वो एक करने में बड़ी भूमिका निभाता है, तो सांस्कृतिक एकीकरण हुआ होगा। सांस्कृतिक एकीकरण में आपको धर्म का जो योगदान है मैंने आपको बताया, और दूसरा जो व्यापारी हैं या सेनाएं हैं, कैसे कैसे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। अब दक्षिण एशिया की बात आती है कि दक्षिण एशिया जो है आपका कौन सा स्थान है, कहाँ है, तो आप अगर उसको देखोगे तो दक्षिण पूर्वी एशिया, तो इसको आप सार्क के माध्यम से समझ सकते हो। सार्क एक ऐसा संगठन जिसमें दक्षिण पूर्वी एशिया के देश शामिल हैं, और वो आपस में लगभग जुड़े हुए हैं, चाहे वो समुद्र से जुड़े हुए हों, चाहे वो स्थल से जुड़े हुए हों। तो दक्षिण एशिया, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत पाकिस्तान बांग्लादेश तो पहले एक ही थे, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, और अफगानिस्तान, ईरान, चीन, म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। इसलिए हम इसको एक उपमहाद्वीप भी कहते हैं। जनसंख्या के हिसाब से उपमहाद्वीप है, भाषा, बोली, संस्कृति के हिसाब से उपमहाद्वीप है, धर्म के हिसाब से उपमहाद्वीप है, भौगोलिक विभिन्नताओं के कारण उपमहाद्वीप है। इतनी भौगोलिक विभिन्नताएं, इतनी सांस्कृतिक विभिन्नताएं, तो इन सब के कारण ये एक उपमहाद्वीप कहा जाता है। उपमहाद्वीप की विशेषता यही होती है जो मैंने आपको बताई। तो आपको ये देखिए कि ये एक भाग है आपका, ये उपमहाद्वीप का हिस्सा है। दूसरा ये देखिए नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, या तो स्थल से जुड़े हैं या जल से जुड़े हुए हैं। तो ये स्थल और जल से जुड़े होने के कारण क्या कहा गया कि उपमहाद्वीप है। हालांकि बाद में इन लोगों ने मिलकर के एक संगठन भी बनाया, हालांकि चाइना उसमें नहीं है, तो उसको क्या कहा गया? सार्क। उसमें अफगानिस्तान भी शामिल है। तो सार्क कहा गया ताकि इस क्षेत्र का जो कि पिछड़ा है तो उसका विकास हो सके, और उस विकास में मुख्य भूमिका कौन निभा सके? भारत निभा सके। परंतु आपसी अंतर विरोधों के कारण वो राजनीति का एक मंच बन गया है, विकास का मंच नहीं रहा है सार्क। तो आप सार्क पढ़ेंगे, आप जब हम आगे पढ़ेंगे
तो सार के बारे में जानेंगे। परंतु यूपीएससी में उपमहाद्वीप से प्रश्न आ चुका है कि उपमहाद्वीप है तो ये 6ठी क्लास का ही चैप्टर है, और वहीं से प्रश्न उसने मुख्य परीक्षा में उठा के दे दिया। तो आप जानिए कि 6th क्लास की एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस क्या है मतलब। और जब वो उपमहाद्वीप वाला क्वेश्चन लिखते हैं तो सबसे पहले हमें ये मैप ही बनाना होगा, तो पहले हमें उसका भूगोल ही कवर करना होगा। तो इतना अच्छा चैप्टर है कि यहाँ से मुख्य परीक्षा में भी प्रश्न आ चुका है। देशों के नाम, देश के नाम है, जैसे हम कहते हैं इंडिया है, भारत है, और एक हम कहते हैं कि भाई हिंदुस्तान है। इंडस कहाँ से निकला है? संस्कृत सिंधु, सिंधु को इंडस भी कहते हैं। अब पहला तो इंडिया, जैसे हम कहते हैं कि भारत को इंडस के कारण इंडिया कहा गया। इंडस मीन सिंधु। हमारे संविधान में भारत और इंडिया का नाम मिलता है, हिंदुस्तान नाम नहीं मिलता। तो भारत और इंडिया। अब भारत को हम कई बार भरत जो है, राम भरत मिलाप जिसको हम कहते हैं, राम जी जो है आपका हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम, उनके भाई से जोड़ देते हैं भरत से। भरत वो नहीं थे। आप थोड़ा सा देखेंगे कि भरत जो है आपका क्या था, भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। यानी कि जो उत्तर पश्चिम में कुछ लोग रहते थे, एक समूह था, उसको भरत कहा जाता था। तो ये कन्फ्यूजन कई बार हमें रहता है। कई बार हमें बता दिया जाता है कि जो भरत हैं आपका, राम के आदरणीय जो श्री राम जी हैं, उनके भाई, उनके नाम पे भरत से भारत पड़ा। ऐसा नहीं है। तो ये भरत समूह था। अब इंडस संस्कृत से इंडिया, इंडस, इंडस मीन्स सिंधु, तो वहाँ से आपका ये सिंधु कहा गया। और जो ईरानी वगैरह लोग थे जो आपका फारस के तरफ के क्षेत्र के थे, वो सैको है बोलते थे सिंधु, तो सिंधु को हिंदू कहा गया। तो सिंधु के स्थान के दूसरी तरफ रहने वाले लोगों को सिंधुस्तान वाले हिंदुस्तान बोलने लग गए, वो हिंदुस्तान भी हो गया। इसलिए नहीं कि वहाँ केवल हिंदू रहते हैं, वो सिंधु मतलब है, सैको है, तो वो हिंदू हो गया मतलब। ठीक है। अब दूसरा जो है आपका, इस समूह का उल्लेख कहाँ मिलता है भरत का? ऋग्वेद में। ऋग मिल ऋचाओं का, मंत्रों का जो वेद है आपका ऋग्वेद है, जो कि सबसे प्राचीन है आपका वेदों में, उसमें इसका वर्णन मिलता है। अब हम देखेंगे कि अतीत के बारे में जो है आपका जो जानकारी है, कैसे जान सकते हैं हम? पहला तो अतीत को जानने के 2 तरीके हो सकते हैं मतलब। पहला तरीका क्या हो सकता है? पहला तरीका तो पुरातात्विक हो सकता है, और दूसरा तरीका जो हो सकता है वो साहित्यिक हो सकता है। या तो सोर्स जो होते हैं साहित्यिक होते हैं, या पूरा तात्विक होते हैं। तो 2 सोर्स हैं इतिहास को जानने के, ये हम कह सकते हैं स्रोत हैं हमारे। तो पहला हम साहित्यिक देखेंगे, तो उसमें जैसे हम कह सकते हैं कि भी पुस्तकें हैं, उसके बारे में आपका जो है अध्ययन करेंगे तो उससे आपको इतिहास का जानकारी मिल जाएगी। फिर पांडुलिपियां हैं। पांडुलिपियां मीन्स मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट को लैटिन में आपका मेनू कहते हैं, जिसका अर्थ है हाथ से निकला। हाथ से निकली कोई चीज़, जैसे ये लिखा हुआ है आपके सामने पिक्चर दिख रही है, ये किस पर लिखी जाती होंगी आरंभिक समय में? तो ये आपका ताड़पत्रों, हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक छाल थी आपका, पेड़ की जो छाल होती है आपका, वो भुर्ज एक पेड़ होता था, उस पर लिखे जाते थे ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सकें मतलब। तो आपका उस पर लिखा जाता था। तो ये साहित्यिक स्रोत आपको मैंने बताया। दूसरा आप देखेंगे साहित्य के साथ साथ पुरातात्विक हो सकता है। पुरातात्विक में सिक्के हैं, जैसे मृदभांड हैं, अभिलेख हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपका पुरातात्विक सामग्री हो सकती हैं, जिनसे हमें अपने इतिहास की जानकारी मिलती है। जैसे आपका साहित्यिक में आपको बताया था कि ये पांडुलिपि है, इस टाइप की होती थी, ये छाल होती थी भुर्ज पेड़ की, इस टाइप की, इस कलर की होती थी। अब ये पांडुलिपियाँ कहाँ हमें ज़्यादा मिलती हैं, कहाँ रखी जाती थी? तो अभी मैंने बताया कि बहुत सारे धार्मिक लोग जो थे आपका, वो यात्राएं करते थे, तो वो कहाँ रुके होंगे यात्राएं करते हैं? तो नेचुरल सी बात है कि वो या तो मंदिरों में या फिर बौद्ध काल में विहार आए, उन विहारों में ठहरे होंगे। तो ये पांडुलिपियां भी वहीं सुरक्षित रही होंगी। तो इन पांडुलिपियों में क्या मिलेगा हमें? हमारे जो धार्मिक आचार विचार व्यवहार हैं, संस्कृति है हमारी, हमारे जो राजा हैं उनके जीवन हैं,
हमारे जो औषधि विज्ञान है, जैसे चरक के बारे में जानकारी मिलती है तो औषधि विज्ञान के बारे में जानकारी मिलेगी, या फिर महाकाव्य लिखे गए हैं जैसे महाभारत वगैरह हैं, फिर कविताएं हैं, नाटक हैं जैसे आर्ष के नाटक हैं, तो ये चीज़ें जो है आपका संस्कृत में भी लिखी गई हैं, फिर प्राकृत में भी लिखी गई हैं, और दक्षिण भारत की भी बात हम करते हैं भारत में तो तमिल में लिखी गई होंगी। प्राकृत भाषा का जो प्रयोग है वो कौन करता होगा, तो वो सामान्य लोग करते होंगे। संस्कृत का प्रयोग कौन करता होगा, वो विशिष्ट लोग करते होंगे। जैसे गुप्त काल में नजर हमें आता है कि संस्कृत का प्रयोग कुछ विशिष्ट लोग करते हैं। फिर हम अभिलेखों का अध्ययन करते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया कि सोर्स दो प्रकार के हैं, पहला साहित्यिक, फिर पुरातात्विक। तो पुरातात्विक में अभिलेख, तो अभिलेख जो है आपका किस पर लिखे जाएंगे, मैक्सिमम पत्थर पर। तो पत्थर पर लिखे जाएंगे। इसका क्या उद्देश्य हो सकता है कि जो राजा महाराजा हैं, शासक वर्ग है, वो अपनी जानकारी स्प्रेड करना चाहता है, वो अपनी जानकारी दूसरे लोगों को देना चाहता है। किस प्रकार की जानकारी, लोगों के कल्याण की, उसके शासन देशों की, उसके आदेशों की, तो जानकारी लोगों तक पहुंचे कि राजा क्या करना चाहता है तुम्हारे लिए, या राजा का क्या आदेश है तुम्हारे लिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसके जो नीतियां, उसके कार्य है, उनका प्रचार प्रसार किया जा सके। पहले अभिलेख होते थे, आज के समय फेसबुक आ गई, मीन्स सोशल मीडिया का आप नाम ले सकते हो, ट्विटर है, फेसबुक है, बहुत सारे माध्यम है सोशल मीडिया के जिनके माध्यम से आप प्रचार कर सकते हैं। आदेश होते थे जैसे मैंने कहा आपका, उनका पालन करवाना होता था उनको। अभिलेख हैं जिसमें राजा हैं, रानियां हैं, उनके कार्यों का विवरण दिया गया है। तो शासकों की जो लड़ाइयाँ हैं उनका विवरण दिया गया है। इससे हम क्या कर सकते हैं आपका, कि इतिहास का पुनर्लेखन कर सकते हैं अभिलेखों के सहारे, जैसे मौर्य काल का किया गया है। अशोक के जो अभिलेख हैं उनके आधार पर आपका बहुत सारे इतिहासकारों ने उसके इतिहास का पुनर्लेखन कर दिया कि उस समय इतिहास कैसा होगा, उसमें राजा क्या सोच रहा होगा। तभी तो हमें पता चला कि अशोक जो है आपका पहले कल्याणकारी शासक थे भारत के, और उसी के जो आदर्श हैं हमें हमारे संविधान में मिलते हैं। शायद हमारे संविधान वेताओं ने उन्हीं से प्रभावित हो करके डीपीएसपी, राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत, हमारे संविधान में डाले होंगे, जिसका उद्देश्य कल्याण करना है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि जो अभिलेख हैं आपका वो काफी पुराने हैं। काफी पुराने मीन्स 2500 वर्ष पुराने। अब जो अभिलेख हैं आपका ये इतने पुराने हैं, 2500 वर्ष पुराने हैं, 2250 वर्ष पुराने, सॉरी, ये अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुए हैं। कंधार से प्राप्त हुए हैं। अशोक नाम लिखा है, कोई अशोक के शासक हैं। अशोक कौन हो सकता है, फिर मौर्य सम्राट अशोक, उसका वर्णन है। लिपि का प्रयोग करते थे, कौन सी लिपि है, तो देखेंगे हम, लिपि या अक्षर हैं, संकेत बने होते थे। तो इसमें जो है आपका दक्षिण भारत में, ये देखिएगा, ये जो भाग है आपका मैप में नजर आ रहा है, इसमें आपको यूनानी और अरमाइक दो भाषाओं, दो लिपियों का प्रयोग मिलता है। जैसे आज हम कहते हैं कि भारत विश्व में एक ऐसा देश है जो वसुधैव कुटुंबकम का पालन करता है। सारा जो संसार एक घर है जिसको कहते हैं वैश्वीकरण, ये जो अवधारणा है, आप ये मत समझिए कि ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बाद आई है, ऐसा नहीं है। ये सदैव थी, बस उस समय ये मुखर होकर के हमारे सामने आ गई। इसकी जो अवधारणा है वो सबसे पहले हमें अशोक के अभिलेखों में मिलती है, अशोक की नीतियों में मिलती है, जब वो कहता है कि सारी संतान मेरी प्रजा है, सारी प्रजा मेरी संतान है, यानी कि कल्याण का भाव जो डीपीएसपी में नजर आता है कि सरकार जो है आपका, वर्तमान सरकार कोई भी हो भारत में, वो संविधान में दिए गए आदर्शों का पालन करते हुए सारी प्रजा को एक समान मानती है। हालांकि वर्तमान में कुछ ऐसे आपका राजा महाराजा या प्रधानमंत्री कह लीजिए जो कपड़े देख के पहचानते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं वो संविधान से संचालित नहीं है, फिर जनता के कल्याण के भाव से वो प्रेरित नहीं है। फिर अगर आप विभाजन करते हैं अपनी प्रजा के बीच में, तो प्रजा में विभाजन नहीं होना चाहिए। हालांकि बाद में वो भी कहते हैं कि हमें जो इनके खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए। भारत एक है, पहले भारत है, कोई व्यक्ति पहले नहीं है कि आप कपड़े देख के पहचान लेंगे, आप संविधान देख के पहचानिए ना। तो यूनानी और अरेमाइक, आप समझिए कि उस समय जब अशोक के समय में तलवार के दम पर लोगों को रोका जाता है,
अशोक विविधता की बातचीत करते हैं, इसलिए महान थे वो। अशोक की महानता है कि वो उस संस्कृति का सम्मान करते हैं, उनकी भाषा का सम्मान करते हैं, उनके धर्म का सम्मान करते हैं। और व्यक्ति को क्या चाहिए? उसकी भाषा, उसकी संस्कृति, उसका मान मर्यादा का मान सम्मान होता रहे। तो वो अशोक समझ जाते हैं कि लड़ाइयों से जो है आपका क्षेत्र नहीं जीते जा सकते, लोग नहीं जीते जा सकते। इसके लिए वो धम्म की नीति लेके आते हैं। धम्म मतलब सबके कल्याण का भाव, सबके उद्धार का भाव, सबके उत्थान का भाव। और वो भाव हमें नजर आता है कि सबकी विविधता को समान रूप से जो है आपका प्रोत्साहित किया जाए। और समान रूप से जब प्रोत्साहित करने की बात आती है तो यूनानी और अरेमाइक जो लिपियां हैं उनकी बात है, उनका संरक्षण करते हैं वो। इसी के साथ हम आगे देखेंगे कि अभिलेख आप समझ गए, अभिलेख में भाषा, उनका उद्देश्य वो आप जान गए हैं। तो आगे ये मैप में भी आपने देख लिया कि पश्चिम की तरफ है ये अभिलेख, जो मौर्य एम्पायर हैं उसके जो अभिलेख हैं आप थोड़ा सा देख भी लीजिए एक बार कि वो पिछली बार यूपीएससी में प्रश्न आया यहीं से, अभिलेख और राज्य। अगर आपके सामने ही है वो पिछला पेपर उठा के देखिएगा तो ये यहीं से आया हुआ है। अब आप छठी क्लास के एनसीईआरटी पढ़ते नहीं हैं, और पढ़ते भी हैं तो केवल उसको मैप को देखते नहीं। तो मैप देख लीजिए, सारे अभिलेख सारे राज्यों में नजर आ रहे हैं। आप देखिएगा कि जौगढ़ ये कलिंग का क्षेत्र है, और कलिंग का क्षेत्र मीन्स उड़ीसा। सोपारा साफ नजर आ रहा है महाराष्ट्र में, गिरनार साफ नजर आ रहा है गुजरात में, उज्जैन साफ नजर आता है, सांची, पैनगुड़ा, रूपनाथ, पनगुड़िया, ये सब नजर आ रहे हैं। सबको पता है कि कहाँ कहाँ है। टोपरा हरियाणा में। तो ये सारे के सारे एकदम क्लियर हैं अगर आप उसको ढंग से देखें तो। और यहीं से प्रश्न आया है यूपीएससी में। अब बहुत सारी अतीत की वस्तुएं हैं, उनकी अगर कोई जानकारी हमारे सामने रखता है तो उसको हम क्या कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया पुरातत्वविद। जैसे अभिलेखों की जानकारी है, मृद भांड की जानकारी है, सिक्कों की जानकारी है, तो ये जानकारी खुदाई के बाद हमारे सामने आती है। तो ये लोग वो होते हैं जो हमें इतिहास से वास्तविक रूप में रूबरू कराते हैं कि जैसा इतिहास था वो हमारे सामने नजर आपका सामने लेकर के आते हैं। साहित्यिक स्रोत में थोड़ा बहुत घालमेल हो सकता है, किसी राजा की प्रशंसा हो सकती है, क्योंकि कवि उसके दरबार में रहता है और उसकी बुराई करके वो सर्वाइवल उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और कवि है तो इंसान ही, उसको सर्वाइवल भी करना है, तो राजा की बुराई नहीं कर सकता। जैसे हम देखते हैं कि हर्ष के समय में बाण भट्ट इतिहास में बताते हैं परंतु वो क्लियर नहीं बताते। कहते हैं कि आपका हर्ष दक्षिण में गया और दक्षिण में जाके लड़ाइयाँ हुई और बड़ी लड़ाई हुई, उसमें ये नहीं बताया कि जीते कि हारे। तो दक्षिण के शासक थे वो कहते हैं कि मैं जीता, और हमारे शासक जो आपका उत्तर के थे वो कहते हैं मैं जीता। बाद में कोई भी जीतता रहे, क्लियर कुछ हुआ नहीं। तो ये पुरातात्विक जो सामग्रियां होती हैं, हथियार, बर्तन, आभूषण, सिक्के, औजार, वो हमारे सामने रखते हैं, उनके माध्यम से उनकी जानकारी हमारे सामने रखते हैं और वास्तविक इतिहास होता है फिर वो। बट दिक्कत ये है कि पुरातात्विक जो सामग्रियां हैं उनके ऊपर रिसर्च होनी बहुत बाकी है। मैदानों पर रिसर्च चल रही है, बहुत सारी सामग्रियां समुद्र में भी डूब गई, उन पर भी रिसर्च होनी चाहिए। उसके लिए एक प्रयास किया गया है लोथल में कि आपका समुद्री संग्रहालय बना दिया गया है, और वहां से आपका समुद्र में जो आपका बहुत सारी जहाज व्यापार के दौरान डूब जाती थी उससे भी बहुत सारी जानकारियां मिल जाती हैं। उसके ऊपर रिसर्च चल रहा है ताकि नया इतिहास हमारे सामने आए, वास्तविक इतिहास हमारे सामने आए। अब आप देखिए कि हम इतिहास की कंटिन्यूटी की बातचीत करते हैं, निरंतरता की। अब ये कह रहे हैं कि एक प्राचीन नगर से प्राप्त जो पात्र हैं वो किस प्रकार के थे, सिक्के किस प्रकार के होते थे, वो आपको दिखाने की कोशिश की गई है। 4700 वर्ष पूर्व चांदी का सिक्का है, यानी कि सिक्के जो आरंभिक थे वो सिक्के चांदी के थे। अब 2500 वर्ष पूर्व इनका प्रयोग हो रहा था। आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से कैसे भिन्न हैं, आज भाई किस प्रकार के आपको पता ही होगा। तो पहले वाले सिक्के समझ लीजिए, पहले वाले मर्द भांड समझ लीजिए। मर्द भांड तो हमारे आज की तरह से ही हैं। मर्द भांड से हमें क्या समझ में आता है? पहली बात तो ये समझ में आती है कि इनको रसायन की जानकारी थी, रंगों की जानकारी थी,
जैसे आजकल हम जिसको एशियन पेंट कह देते हैं, यहीं से सीखा होगा ना, रसायन विज्ञान यहीं से तो आपका उद्गम हुआ होगा, तो आपका यहीं से उद्गम हुआ होगा रसायन विज्ञान का। तो इस मर्दभांड से हमें एक बात समझ में आई, चाक तकनीक के साथ साथ में रसायन विज्ञान, तो कुछ चीजें हमें समझ में आई। अब ये जो सिक्के हैं आपका यहां देखिए कि मछली क्या करती है, तो इसका मतलब वो जीव जंतु से प्यार करते होंगे, किसी राज्य का वो प्रतीक भी होगा, तो इसलिए वो मछलियों की आकृति बनाई गई है। और मछली की आकृति कैसे, कि वो ठप्पा मार करके कोई सांचा बना दिया, उस सांचे में मछली की आकृति सेट कर दी, और उसके बाद वो ठप्पा किसी पत्थर पर, किसी आपका विशेष वस्तु पर आपको वो ठप्पा मार दिया, चांदी पर, तो ठप्पा मारने के बाद में उसको क्या कहा गया, पंच मार्क या आहत सिक्के। आहत सिक्के मतलब एक ऐसे सिक्के जो पंच करके बनाए जाते थे। अब बात यह कि दो सिक्के दोनों डिफरेंट तरीके के हैं, या तो ये दो राज्यों के हो सकते हैं, अगर ये एक ही राज्य के हैं और उसमें दो प्रकार के सिक्के हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां विभिन्न प्रकार की व्यापारिक श्रेणियां रही होंगी, और उस श्रेणियों को राजा द्वारा परमिशन दी गई होगी कि अपने अपने सिक्के चलाओ और उस सिक्के को राज्य द्वारा मान्यता दी जाती थी। जैसे आज आप जो भी नोट देखते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है, मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूं, वो लीगल टेंडर है। उसके ऊपर आरबीआई के जो आपका 50-100 रुपये के उस पर साइन होते हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने उसको लीगलाइज कर रखा है, वो एक्सेप्टेंस है उसकी हमारे बीच में, वैध मुद्रा है वो। तो शायद ये भी वैध मुद्रा होगी फिर, परंतु अलग अलग श्रेणियों की या अलग अलग राज्यों की, ये हो सकता है। अब आप थोड़ा सा आगे चलेंगे, मैंने बता दिया कि पांडुलिपियों अभिलेखों को जो स्रोत कहते हैं, और स्रोत से जो है आपका साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत आपका हो सकता है, दो चीज़ें आपकी क्लियर हुई। अब बात आती है कि अतीत एक या अनेक, तो अतीत एक या अनेक, यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। पहली बात तो अतीत सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से था, व्यापारियों के जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। बिल्कुल सिंपल सी बात है। आज भी देख लीजिए, जो समाज में उद्योगपति हैं उनका जीवन आम व्यक्ति से कैसे अलग है। अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी के बड़े बड़े भवन हैं, महल हैं। हमारे जो सांसद हैं उनके लिए कई हजार करोड़ रुपयों की बिल्डिंग बन रही हैं, आशियाने बन रहे हैं जिसमें हर सुविधा है, और एक तरफ में अधिकतर जो आपका बहुत बड़ा जनसंख्या एक बड़ा भाग है वो रोड पर सोने को मजबूर है, बेरोजगार है, झुग्गियों में रहता। स्लम का विस्तार लगातार शहरों में हो रहा है, शहर बेतरतीब ढंग से बसते चले जा रहे हैं। शहर के चारों ओर आप देखेंगे तो क्या नजर आएगा, स्लम, झुग्गी झोपड़ियां नजर आएंगी। क्यों? क्योंकि शहर के चारों ओर सस्ती जमीनें हैं। वो स्लम क्या करती हैं, उन शहरों को आपका जो वर्क फोर्स होती है उसकी उपलब्धता करवाती हैं। तो वहां से आपको मैक्सिमम क्या मिलेगा, जीवन स्तर उनका नीचा मिलेगा, मूलभूत सुविधाओं का अभाव मिलेगा, सुरक्षा का अभाव मिलेगा। परंतु जहां एमएलए एमपी रहते हैं या उद्योगपति रहते हैं जो आम जनता को लूट करके ही आगे बढ़ते हैं, उनके लिए वो सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी, राजाओं वाली, रानियों वाली। तो अलग अलग इतिहास, अलग अलग अतीत, अलग अलग मायने, हम किसी दृष्टि से देखेंगे, वो किसी दृष्टि से देखेंगे। तो व्यापारियों के अलग, शिल्पकारों के अलग, जैसा कि हम आज भी देखते हैं, अलग अलग व्यवहारों का, अलग अलग रीति रिवाजों का पालन करते हैं। सारे जो धर्म का जो है ज़्यादा, जो कह सकते हैं कि एक किस्म से जो पाखंड है, धर्म का जो एक बुरा रूप होता है, धर्म बुरा नहीं होता, लोगों ने उसको समय के अनुसार अपने अनुसार ढाल लिया। जो पाखंड होता है वो अनपढ़ जनता में, शिक्षित जनता में, उस स्लम में ही ज़्यादा मिलेगा, और उस पाखंड को फैलाने वाले उच्च वर्ग के लोग होंगे, और उसके सहारे वो अपना हित पूरा कर लेंगे। जैसे आजकल हम देख रहे हैं, सनातन के नाम पर एक वो पता नहीं कौन सा धाम है, भागेश्वर धाम है शायद, एक बच्चा आया हुआ है,
रावण से बातचीत कर लेता है, पहले ही बता देता है आपका कि क्या नाम है, कैसे है, क्या भविष्य होगा। बहुत अच्छी बात है हमारे लिए तो, अगर भविष्य बता दे, परंतु भविष्य किसी को पता ही नहीं है, झूठ है, पाखंड है। पाखंड का विरोध हमारे आदरणीय स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया, स्वामी विवेकानंद जी ने किया, तभी वो महान कहलाए। और आज भी हमें इस प्रकार के पाखंड का विरोध करने की आवश्यकता है, नहीं तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जो देश है, स्वामी विवेकानंद का जो देश है, वो पाखंड की तरफ चला जाएगा और कट्टरता की तरफ चला जाएगा, और हमें ऐसा देश बिल्कुल नहीं बनने देंगे। तो आपका तिथियों का मतलब, अब बात है तिथि, जो डेट है, डेट नेचुरल सी बात है भाई। अभी कहा था कि जो पूंजीपति है, और आरंभिक समय में पूंजीपति कौन है? पाश्चात्य लोग, उनका ही प्रभाव रहा है, आज भी उनका प्रभाव है। तो सब तिथियां ईसा मसीह से पहले बीसी, ईसा मसीह के बाद एडी, बिफोर क्रिस्ट बीसी, आफ्टर डेथ एडी। किसकी डेथ? ईसा मसीह की। मीन्स पहले अंधकार काल कहिए, आज वर्तमान में ईसा मसीह ने ही आपको देश संसार को रास्ता दिखाया, इस तरह कह सकते हो, परंतु वो तो सत्य नहीं है कि उन्होंने ही रास्ता दिखाया। बहुत सारे आपका हिंदू धर्म में हुए हैं, बहुत सारे सिख धर्म में हुए हैं, बहुत सारे मुस्लिम धर्म में हुए हैं, रास्ता तो सबने ही दिखाया। सत्य का मार्ग, अहिंसा का मार्ग, प्यार प्रेम का मार्ग, सेवा का मार्ग। संसार भर में देखिएगा कि सिख, नानक जी ने क्या कहा? सबकी सेवा करो। लंगर, इससे अच्छा कहाँ मिलेगा आपको? सेवा का माध्यम। अब कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, डेट हैं। तो डेट क्या बता रही है आपका? पहला बताया था कि खेती का आरंभ, मेहरगढ़। फिर दूसरा आपको बताया था नगरीकरण प्रथम, फिर दूसरा बताया था द्वितीय नगरीकरण। तो ये तिथियां हैं, इससे आपको कुछ ज्ञात होगा। तो ये आपकी क्लास थी, पहला चैप्टर था, पहले भी रिकॉर्ड किया था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, माफ़ी चाहूँगा। अब अगली क्लास में जो है आपका कुछ और बताएंगे, कुछ और समझाएंगे। परंतु ये ध्यान रखिएगा कि इतिहास के साथ भूगोल को थोड़ा सा समझ लीजिएगा। मतलब कि जैसे भारतीय इतिहास है, जब हम उसका भूगोल भी देखते हैं तो मैंने कहा कि बड़ा दुर्गम भूगोल था। पहाड़ थे, रेगिस्तान थे, समुद्र थे, तो उनको पार करना बड़ा मुश्किल था। क्यों? क्योंकि वो समय के अनुसार इतना तकनीकी विकास था नहीं, तो उनको पार करना भी बड़ा मुश्किल था। अगर उनको पार करना बड़ा मुश्किल था तो नेचुरल सी बात है कि हम भारत से बाहर अपना साम्राज्य नहीं बना सकते थे, क्योंकि हमारे सामने कुछ सीमाएं थी, लिमिटेशंस थी। इसलिए हमारे यहाँ देखेंगे कि जो साम्राज्य विस्तार होते रहे, जनपद, महाजनपद और साम्राज्य, ये भारत के अंदर ही होते रहे। और वो तकनीकी बाधाएं जब दूर हुई, तो वो जब बाधाएं दूर हुई, तकनीकी विकास हुआ, तो आप देखते हैं कि तब तक हमारा जो दर्शन था वो विकसित हुआ, और उसने क्या कहा? जिए और जीने दो। और आप देखेंगे कि फिर विस्तार जो हुआ वो पाश्चात्य क्षेत्रों से हुआ, क्योंकि उनका जो दर्शन था वो उग्र दर्शन था, तो वहां उनके दर्शन का प्रभाव पड़ा। उनका जो दर्शन था वो युद्ध का दर्शन था, हिंसा का दर्शन था, अहिंसा का नहीं। तो इसी के कारण देखते हैं कि विस्तार पश्चिम से हुए, और विस्तार इसलिए हमारी तरफ से नहीं हुए। तो वो भूगोल, एक आध एक्सेप्शन जरूर आता है हमारे यहाँ, और वो भी तब जब तकनीकी विकास हुआ, और वो भी भूगोल ने बताया। जैसे चोल आपका दक्षिण पूर्व एशिया में आपका विस्तार करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके पास नौसैनिक शक्ति थी। बाकी अपवाद ही हैं वो एक आध, तो हमें अपवाद के अलावा बहुत सारी चीजें नहीं मिलेंगी, तो हमने विस्तार नहीं किया। उसके पीछे का जो था कारण आपको पता चलेगा कि भूगोल था। इंटरलिंकिंग है चीजें, समझेंगे आप। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, थैंक यू वेरी मच। पढ़ाई जारी रखिए, पाखंड से बचे रहिए। जय श्री राम।